जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई खासी चली होगी। साथियों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th भूगोल का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग, इसमें जल संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज संसाधन सभी इंक्लूड है। इससे कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, अगर आप इतने प्रश्न कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, यानी कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा। और प्रथम पार्ट से अगर एग्ज़ाम में आता है, और हाँ याद रखेंगे, प्रथम पार्ट से आपके एग्ज़ाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ये भूगोल है। कौन सा सब्जेक्ट है? ये आपका भूगोल है। भूगोल है किस क्लास के लिए? तो 10th क्लास के लिए। किसके लिए? 10th क्लास के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। देखिएगा, आज के क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है ये रहा आपके सामने। ये सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, खनिज संसाधन से रिलेटेड है। किससे है? खनिज संसाधन से। किससे है? खनिज संसाधन से। कहता है कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन है। क्या है? खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? खनिजों का संरक्षण करना जरूरी है कि नहीं करना? जी बिल्कुल ज़रूरी है। और उसका प्रबंधन भी, मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है। तो जो खनिजों का संरक्षण प्रबंधन है ये क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आंसर में लिखिएगा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। यानी कि संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं वही क्या कहलाता है? हमारा संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। आप सभी को पता है कि कोई भी संसाधन है उसको बनने में लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए उसका संरक्षण करना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ख़त्म होगा तो एक बार लाख वर्षों तक रुकना पड़ेगा, यानी कि न जाने कितने सौ पीढ़ी चले जाएंगे। एक मनुष्य का जीवन काल कितना होता है? 70 से 80 तो बहुत बोल दिए, 60 से 70 जीवन काल होता है। और लाख वर्ष लग जाएगा, तो इसलिए हमें उसका संरक्षण करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। यहाँ तक तो आपका हो गया क्या? संसाधन का संरक्षण। और अब बात करते हैं संसाधन का प्रबंधन। तो संसाधन प्रबंधन जो है क्या है? जटिल प्रक्रिया है। और इसमें यानी किसमें? संसाधन प्रबंधन में उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। कहाँ तक किया जाता है? उत्पादन से, यानी कि प्रोडक्ट से, उत्पादन से लेकर कहाँ तक? उपभोग तक। कहाँ तक? उपभोग तक शामिल किया जाता है। उम्मीद करते हैं सभी को पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। दिख रहा है सभी को? जी उम्मीद करते हैं दिख ही रहा होगा। कहता है दूसरा कि खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिजों का आर्थिक महत्व क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करना है। तो उत्तर लिखिएगा। कहता है खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरचना, जिसका क्या? एक निश्चित आंतरिक संरचना, इंटरनल संरचना है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत क्या है? ज़रूरत। यानी कि औद्योगिक उत्पादन में खनिज का एक महत्वपूर्ण और आधारभूत ज़रूरत है। किसके लिए? आर्थिक में है ना। कहता है इसके अभाव में न तो किसी उद्योग एवं न किसी राष्ट्र के विकास की क्या की जा सकती है? कल्पना। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि खनिज संसाधन के बिना कोई भी औद्योगिक आगे बढ़ सकता है। और कोई भी राष्ट्र अगर खनिज भी नहीं रहेगा, कोई उद्योग नहीं रहेगा, तो क्या राष्ट्र क्या विकास कर सकता है? और विकास ही नहीं करेगा, और साथ ही साथ हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कंट्री आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 2 हो गया। 2 के बाद आता है 3 नंबर प्रश्न। ध्यान से पढ़िएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जवाब दीजिएगा। ठीक है जी, दिख रहा है ना? कहता है 3 कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझा। अधात्विक, नाम से पता चल रहा है अधात्विक, और एक होता है धात्विक। आगे भी आएगा धात्विक और अधात्विक दोनों आएगा। तो यहाँ पे अभी पूछा जा रहा है अधात्विक, अब आएगा धात्विक आएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि अधात्विक खनिज का परिभाषा आप लिखेंगे, और उसके बाद इसका उदाहरण भी देना है। तो लिखिएगा परिभाषा में कि वैसे खनिज जिनमें धातु अंश का क्या हो? अभाव हो। जिसमें धातु अंश अभाव, यानी कि धातु है हो ही नहीं, और भंगुर प्रकृति
के होते हैं अधात्विक खनिज कहलाते हैं, यानी कि वैसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा 9 के बराबर होती है, यानी कि होता ही नहीं है, और उसकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर होती है। कैसे होती है, भंगुर होते, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज कहते हैं। साथ ही साथ इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो डोलामाइट, हीरा, अबरक, चूना पत्थर इत्यादि इसी के उदाहरण हैं। इनमें लाइमस्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व क्या है, लाइमस्टोन जो है इसका क्या है, सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है। तो ये था 3 नंबर प्रश्न। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा 3। चलिए 3 हो गया, 4 देखिए। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है, यानी कि धात्विक खनिज का ये जो खनिज है वो धात्विक है, इसकी पहचान आप लोग कैसे करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो लिखिएगा धात्विक खनिज की 2 पहचान निम्नलिखित है। सिंपली भाषा, सिंपल है। धात्विक खनिज की 2 पहचान क्या है, निम्नलिखित है। पहला, इनको गलाने पर क्या हो, किसकी प्राप्ति होगी, धातु की प्राप्ति, यानी कि धात्विक खनिज को आप गलाएंगे तो किसकी प्राप्ति होगा, धातु की प्राप्ति होगी। और अगर धात्विक खनिज को आप पीट कर तार बना सकते हैं, यानी कि इसे तार भी बनाया जा सकता है। और ये कौन सा गुण है, ये बतलाए थे, ये तन्य है। धातु में क्या होता है, तन्य और आघातवर्धक का गुण पाया जाता है। देखिए 5 नंबर है, दिख रहा है सभी को 5 नंबर। क्वेश्चंस को पढ़िए पहले, 5 नंबर प्रश्न को अच्छे तरीके से आप पहले पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद जवाब देने का कोशिश करेंगे। कहता है खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी खनिज की विशेषता क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको बताना है, उल्लेख करना है। कहता है खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। खनिज सभ्यता जो है वो सब संस्कृति क्या है, आधार स्तंभ है। इनके बगैर उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता, यानी कि खनिज के बिना उद्योगों का विकास हम नहीं कर सकते हैं। जब तक खनिज नहीं होगा तब तक उद्योगों का विकास नहीं होगा, नहीं हो सकता है। चट्टानों के निर्माण में इनकी भूमिका होती है, यानी कि खनिज का जो है भूमिका है वो चट्टानों के निर्माण में भी है। कहता है 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। कितने, 2000 से अधिक खनिजों के भी, 2000 से भी ज़्यादा खनिज का क्या हो चुका है, पहचान हो चुका है। पर लेकिन इनमें 30 खनिज का, कितने खनिज का, 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। क्या है, आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज 2 प्रकार के होते हैं। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और पहला जो है वो है धात्विक खनिज। पहला क्या है, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। और अगर बात करें दूसरा, तो दूसरा क्या है, अधात्विक खनिज। क्या है, अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। दूसरा क्या है, अधात्विक खनिज। दिख रहा है ना नीचे जो लिखे हैं, बोल भी दिए, नहीं दिख रहा तो आप बोलें, उसी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि धातु की उपलब्धता, यानी धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज 2 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, धात्विक खनिज, और जिसमें दूसरा क्या है, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, और धातु जिसमें धातु के अंश नहीं पाया जाता, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज कहेंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए 6 नंबर कहता है कि मैंगनीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैंगनीज के उपयोग पर क्या कीजिए, प्रकाश डालिए, यानी कि मैंगनीज के उपयोग के बारे में आपको बताना है। तो इनसे लिखिए उत्तर। मैंगनीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। मैंगनीज जो है क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक खनिज है, और वो कैसा उपयोगी पदार्थ है। इस्पात निर्माण सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि मैंगनीज का उपयोग इस्पात में करते हैं, और साथ ही साथ इसका उपयोग हम लोग मिश्र धातु बनाने में भी करते हैं। और आगे कहता है कि इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, फोटोग्राफी में, चमड़ा एवं माचिस उद्योग सहित रंग रोगन को तैयार करने में यह उपयोगी होता है। क्या होता है, यह उपयोगी होता है। क्या उपयोगी होता है, मैंगनीज जो है वो उपयोगी होता है। इसका
उम्मीद करते हैं सभी लोग 6 नंबर पर समझ गए होंगे। 7 पे चलते हैं। देखिए 7 नंबर कहता है कि मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है। मोनाजाइट जो है वो भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध है, यानी कि उपस्थित है, कहाँ कहाँ मोनाजाइट मिलता है। तो लिखिएगा उत्तर। देखिए बहुत ही आसान भाषा हमने लिखा है और आपको ऐसे लिखना है जैसे हमने नोट डाउन लिखा है ना, वैसे आपको एग्ज़ाम में भी लिख के आना है। ऐसे भाषा एकदम आपको कहीं नहीं मिलेगा, गाइड में भी ऐसा भाषा नहीं मिलेगा। लैंग्वेज एकदम हमने अपने से छांट के अच्छे से लिखा है। देख रहे हैं बहुत ही आसान है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा कि ये याद हो गया। ठीक है, खाली आपको रिवीजन करनी जरूरी है, एकदम रट्टा नहीं मारिएगा तब भी चलेगा। एक बार पढ़ दीजिएगा, आप अपने से नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में। ऐसा भाषा है। कहता है मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि मोनाजाइट जो है वो कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में? केरल राज्य में। कहाँ पाया जाता है? केरल में। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा देखिए सबसे अधिक तो केरल में पाया जाता है और थोड़ा उससे कम यानी किसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? केवल केरल तो नहीं पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है केरल। और इसके अलावा तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया आदि राज्यों के तटीय भाग में। किस भाग में? तटीय भागों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। देखिए भारत में कहाँ कहाँ हो रहा है? केरल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा में। और कहाँ हो रहा है उत्खनन? तटीय भागों में। किस भाग में? तटीय भागों में। ठीक है, चलिए 7 हो गया। 8 चलिए 8 नंबर कहता है कि जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं? जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, यानी जलोढ़ मृदा क्या है और उसका जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जा सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो लिखिएगा उत्तर कहता है वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तल छट के विक्षेप से होता है जलोढ़ मृदा कहलाती है। यानी कि नदियों के द्वारा जो लाया जाता है उससे जिसका उस नदियों द्वारा जो तल छट लाया जाता है, नदियों द्वारा लाए गए तल छट के विक्षेप से जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा कहते हैं। और बिहार में भी जलोढ़ मृदा है कि नहीं है? बिल्कुल है। कहता है इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की क्या होती है? अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? पोटास की और चूने की। किसकी अधिकता होती है? पोटास एवं चूने की क्या होती है? अधिकता, यानी कि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं पोटास एवं चूना। तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। ध्यान दीजिए, देखिए पोटास और चूना ज़्यादा होता है। पोटास और चूना जलोढ़ में क्या होता है? पोटास कहाँ लिखे? पोटास चूना ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस, नाइट्रोजन चलो पूरा लिख देते हैं। नाइट्रोजन ह्यूमस क्या होता है? कम होता है। देखिए ध्यान दीजिए, पोटास एवं चूना क्या होता है? अधिकता होती है। किसमें? जलोढ़ मृदा में। नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। उसके बाद यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना एवं दलहन के लिए काफ़ी उपयोगी, यानी कि इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है? धान की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है, गेहूं का फसल उपजाया जाता है, गन्ना का, और दलहन के लिए मिट्टी क्या है? काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार का सब्जियां भी काफ़ी मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं। इसमें कौन कौन सी फसल उगाए? आलू उपजाते हैं, गन्ना उपजाते हैं एवं दलहन फसल, उसके बाद आलू उपजाते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के सब्जियां उपजाते हैं। सब्जियां जानते हैं ना? बहुत जानते होंगे, हरे सब्जी की खाना ना। चलो 10 नंबर 9 नंबर है, सॉरी 10 नंबर आ गया भाई। चलो क्या रहा है? कहता है ना कि भूक्षरण किसे कहते हैं? भूक्षरण किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। भूक्षरण किसे कहते हैं? कहता है मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता है। भूक्षरण कहलाता है। इसको ऐसे लिखना चाहिए, मृदा का
अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा, अलग अलग क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों यथा गतिशील जल, देखिए ये भूक्षरण किसके कारण होता है? प्राकृतिक कारक भी इसमें होता है। जैसे क्या होगा? गतिशील जल, जल क्या है? गति में बाढ़ आते हैं तो उसमें अनेक सारे मिट्टी को लेकर वह आगे चल जाता है, तो गतिशील जल हुआ। उसके बाद 147 इसको हटा। उसके बाद है हिमानी तथा सामुद्रिक लहर और द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होती है। ठीक है, हिमानी तथा सामुद्रिक लहर द्वारा क्या नियंत्रित होती है, साथ ही साथ क्या होता है? उससे प्रभावित होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 10 नंबर है। और आज की क्लास में हम लोग 10 तक ही बात करेंगे। 10 के अगले 10 से जो बात आती है प्रश्न, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए। कहता है जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है? देखिए ये लाइन फिर से रिपीट हो गई है ना। केवल अलग क्या है? तो इसमें अलग मात्र ये है, नीचे वाला जो रेड से अंडरलाइन किए हैं वो आपको हम पहले भी समझा चुके हैं। क्या कहता है? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? जलोढ़ मृदा में बतलाइए कौन कौन सा? धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, आलू और अनेक सारे सब्जियां उपजाते हैं ना। लेकिन इसमें बढ़ा दिया गया है कि यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, यानी कि किस किस राज्य में पाया जाता है। तो लिखिएगा जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा क्या है? असम है। यानी कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में, असम में। चलिए एक बार फिर से, जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? उत्तर प्रदेश में, बिहार में अपना राज्य, उसके बाद कहाँ? पंजाब में, उसके बाद गुजरात में पाया जाता है, तो उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद हरियाणा में भी, पश्चिम बंगाल में भी और असम में भी पाई जाती है। अब इसमें कौन कौन सी फसल उपजाई जाती है? तो लिखेंगे इस मृदा में गन्ना, चावल, मक्का, दलहन, आलू एवं अनेक विविध प्रकार के अलग अलग प्रकार के सब्जियां उगाई जा सकती है। तो ये था 10वां प्रश्न। अब जो बच जाती है 11वां प्रश्न जो है आपका, ये रहा मृदा निर्माण के प्रमुख घटक। तो 11 नंबर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं 10 नंबर पे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। और ये जो 10 प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी पे लिख के नोट डाउन कर लेंगे और रिवीजन करते रहिएगा, याद करते रहिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बतलाएँगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट करके बतलाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए रखते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।